देखिए, क्वांटिटेटिव ईजिंग एक टर्म है जो कि 2007 और 8 के क्राइसिस के बाद बहुत ज़्यादा कॉइन हुई थी। क्वांटिटेटिव ईजिंग, मॉनेटरी ईजिंग भी इसे कहते हैं। लेकिन ये होता क्या है? देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि सेंट्रल बैंक जो है, वो मनी सप्लाई को मैनेज करता है बाय चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट्स। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो है मार्केट में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है और प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है, तो जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है ताकि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसे रोका जा सके। कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज़ हो जाएगी तो कंजम्पशन डिक्रीज़ होगी, डिमांड डिक्रीज़ होगी और जो प्राइसेस हैं वो फॉल करना शुरू कर देंगे। इसी तरह जब मार्केट जो है वो एक रिसेशनरी पीरियड में होती है, तो जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है, जिससे कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो जाती है, लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो जाती है और जो पैसा है वो लेंड होने लग जाता है कंज्यूमर्स को और बिज़नेसेस को। वो इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं और जिससे प्राइसेस इंक्रीज़ करना शुरू कर देती हैं। लेकिन इसका क्वांटिटेटिव ईजिंग से क्या ताल्लुक है? देखिए, क्वांटिटेटिव ईजिंग में आपका जो सेंट्रल बैंक होता है वो लार्ज स्केल पे फाइनेंशियल एसेट्स मार्केट से बाय करता है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, समटाइम स्टॉक्स हो गए, शेयर्स हो गए, लार्ज स्केल में वो बाय करता है और उसके पीछे उसका पर्पज़ ये होता है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है, लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट रेट, वो डिक्लाइन हो जाएगा, मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज़ करेगी और लैंडिंग ज़्यादा होगी टू द बिजनेसेस को भी और कंज्यूमर्स को भी। देखिए, फॉर डेकेड्स जो है वो इंटरेस्ट रेट को यूज़ किया गया मार्केट में मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़ीरो हो जाए, तो फिर मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए ये टूल यूज़ किया जाता है या ये पॉलिसी अप्लाई की जाती है क्वांटिटेटिव ईजिंग की। अब क्वांटिटेटिव ईजिंग जो होता है सेंट्रल बैंक अप्लाई करता है टू डिक्रीज़ द इंटरेस्ट रेट फॉर लॉन्गर पीरियड, और इंटरेस्ट रेट की जो फेड रेट जिसे कहते हैं उसको अप्लाई किया जाता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ करने के लिए। सो अब ऐसा होता है कि फेड जो है या आपका जो सेंट्रल बैंक होता है वो मार्केट से लार्ज स्केल्स पे सिक्योरिटीज़ बाय करता है। सो फॉर एग्जांपल, उसने गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय किए लार्ज स्केल पे, ठीक है। उससे क्या होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी आ जाती है। वो लिक्विडिटी जो है वो बिजनेसेस के पास जाती है और कंज्यूमर्स के पास जाती है, तो उनके पास पैसे आ जाते हैं और वो उस पैसों से जो है फिर उसकी जो एसेट प्राइसेस हैं, जो बॉन्ड्स की प्राइसेस हैं, वो डिक्लाइन करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि अब प्राइसेस ज़्यादा हो गई होती हैं और उन पे इंटरेस्ट वही मिल रहा होता है, तो उसका यील्ड कम होने लग जाता है, यानी उस पर जो रिटर्न आना होता है वो कम होने लग जाता है। जब उस पर रिटर्न कम होता है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने एसेट्स की एलोकेशन चेंज कर देते हैं और वो रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और रिस्की एसेट्स पे या बिग टिकट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। इकॉनमी स्टिमुलेट होना शुरू हो जाती है और मार्केट में कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जो कि मोर और लेस ऑब्जेक्टिव होता है इस सारी पॉलिसी को अप्लाई करने का। लेकिन इसमें एक डाउनफॉल ये है कि अगर प्राइसेस जो हैं वो अनस्टेबल लेवल तक इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएँ और जो मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज़ हुई है उससे बाइंग पावर अगर ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए मार्केट में, तो फिर इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट का एक डेंजर होता है।